राजन, मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका अगर चाहता है तो फिर इजराइल हमला कैसे करेगा? सवाल ये है। नहीं तो इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में थोड़ी है कोई। पहली बात तो ये है कि वो कंट्रोल में नहीं है। मैं दरअसल इस पूरे मामले को इस तरह से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कल का जो उनका ट्वीट है वो ट्वीट यही दिखाता है। दरअसल आप उसको इस तरह से देखिए कि उन्होंने जो मोहलत 10 दिन की दी थी, पहले 10 दिन की विंडो दी थी, 24 घंटे के लिए और बढ़ाया है उन्होंने। इस तरह से देखिए, नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे बात करेंगे। आपकी मोहलत 10 दिन वाली खत्म हो रही थी, कल ही आप पटरा कर देते ईरान को। भाई आपके पास सब कुछ है, B2 बॉम्बर, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम है, आप जो पिछला जो उनके पायलट्स गिरे थे उसकी जो कहानी सामने आई है, उसमें जो दूसरी कहानी सामने आ रही है कि ये जो उनके 2 हेलीकॉप्टर्स वहां पर जिनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, कुल मिला के करीब इस पूरे एपिसोड पूरा जो हुआ है, जिसमें F-15E गिरा और उसके 2 पायलट्स वहां फंसे, इसमें 7 से 8 उनके जहाज जो है वो नष्ट हुए। और जो कहानी पूरी सामने आ रही, उसमें कहानी ये आ रही है कि वो ये पूरा प्रयत्न उनका था यूरेनियम निकालने का, और वो विफल हो गया। ईरान ने वो सफल नहीं होने दिया। नहीं तो जिस तरह की जो चीजें हैं, मैं अभी एक साइट पे डिटेल्स पढ़ रहा था कि कहां पर एक्सीडेंट, ये जहाज कहां गिरा था, कहां वो पायलट पाया गया। वो 278 या कितना 225 किलोमीटर दूर पाया गया। 48 घंटे के अंदर उतने डिफिकल्ट ट्रेन में 225 किलोमीटर चल के कैसे आ गया वो? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जो झोल हैं इस कहानी में, जो कहानी अमेरिका बता रहा है। ईरान उस पर चुप है। ईरान सिर्फ जो जो ये रेकेज है उसको दिखा रहा है बस, कि हमने ये मार दिया, ये मार दिया। ना तो वो पायलट की बात कर रहा है कि पायलट कैसे गया, नहीं गया। और अमेरिका भी पायलट का फोटो नहीं दिखा रहा है, उस कर्नल का फोटो नहीं दिखा रहा है। वो कर्नल कहां है? या पहले जिसे उन्होंने लिफ्ट किया था उसको भी नहीं दिखा रहा है। और ये इतने जहाज वहां उतरे क्यों? इतनी दूर क्यों उतरे? तो ये अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये डाउट तो होता है। इसको मैं इसलिए यहाँ इस संदर्भ में इसको मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका की अगर ऐसा है, वो यूरेनियम छीनना चाहते थे, निकालना चाहते थे, बुरी तरह से वो हारे हैं वहां पर। ईरान ने उन्हें यूरेनियम ले जाने नहीं दिया। कहानी ये है, मतलब, और कहानी ये बताई गई। एक पॉइंट ये। दूसरा नहीं, युद्ध पॉइंट के ये बीच है, में यूरेनियम निकालने का समझ नहीं आया। युद्ध चल रहा है, इसमें यूरेनियम निकालने चल का रहा है, जो जिसमें ऑपरेशन है। अमेरिका जो हाँ। ग्राउंड इन्वेजन और इस तरह की चीजें करने की बात थी, उसका ये था कि जितना इनके पास परिष्कृत यूरेनियम है 60% वाला, वो सारा यूरेनियम वो ले लेगा अमेरिका, और वो इस तरह के वो ऑपरेशन करके ले लेगा। ये उस तरह का ऑपरेशन था, ये मेरा कहना। और ये जो पूरी कहानी बताई गई है उसको छिपाने के लिए कि वो ऑपरेशन सामने नहीं आए। ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है, वो बहुत बहुत अलग तरह से ईरान इस पूरे मसले में खेल रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि वो पायलट, पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता है कि वो ईरान के पास है कि नहीं है। अगर ईरान के पास है तो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से चीजें बदल जाएंगी। और नहीं भी अगर है तो ये जो उनका ऑपरेशन, एक तो अगर यूरेनियम वाली बात है, अगर मान लीजिए सही है, तो वो बड़ी विफलता है अमेरिका की। और उसे ये पता चल गया कि ग्राउंड पर बूट उतार करके हम ईरान से पार पाने वाले नहीं है। ये दूसरी बात ये कि जो एयरफोर्स, जो ईरान के आकाश पर जो आप अपना प्रभुत्व समझते थे कि हम अपने जहाज, हमारे B2 35 और 15 सब अजर्रा उड़ेंगे, जहां चाहेंगे वहां उतर जाएंगे, जहां चाहेंगे वहां बम गिरा देंगे, वो चीज शायद संभव नहीं है। मोसाद की एक रिपोर्ट की चर्चा इजरायली अखबारों में है, जिसमें यह कहा गया, मैंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है जिसमें कहा गया, और कुछ बड़े एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं कि इजरायली मीडिया में ये चर्चा है, जिन एनालिस्ट को मैं विश्वसनीय मानता हूं। तो उनका यह कहना है कि S-500 जो सिस्टम रसिया वाला है वो ईरान के पास है, उसके बिना
बहुत सारी चीजें जो ईरान कर रहा है वो नहीं कर सकता है। अब अगर ये दूसरा मेरा अपना मानना है, जो चाइना के पास जो जो बेडू और जो दूसरे सिस्टम्स हैं सैटेलाइट वाले, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कम्युनिकेशन वारफेयर है, उसका सपोर्ट भी ईरान को है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने दे दिया था। उसकी वजह मैंने आपके चैनल पे बताई थी। उसकी वजह शायद ट्रेनिंग ये है कि ट्रेनिंग पाकिस्तानी ट्रेनिंग एयरफोर्स के सीनियर अफसर जो हैं वो इम्बेड होकर के काम किए हैं चाइनीज एयरफोर्स पे, तो उनको सारा ज्ञान है और उनको पता है, पूरे सिस्टम से परिचित हैं वो। ईरान के साथ ऐसा नहीं है। तो ये, और इसके अलावा दुनिया में मैं तो सभी दर्शकों से कहूंगा कि ग्लोब, अगर अब तो सबके पास कंप्यूटर है, जरा विश्व का नक्शा खोलें और उसमें रंग भरे कि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश कौन से हैं इस लड़ाई में। उसमें रंग भरे कि ईरान और ईरान के सहयोगी देश कौन से हैं। उसमें रंग भरे कि जो अमेरिका के सहयोगी देश हुआ करते थे वो कौन से हैं जो अब सहयोगी नहीं है। सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सारी कहानी, वो मैप बोलने लगेगा कि अमेरिका कहां है। तो अमेरिका की दिक्कत है, अमेरिका की जरूरत है या ट्रंप की जरूरत है कि वो निकले किसी तरह से इसमें से। लेकिन चूंकि वो सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे पावरफुल देश है दुनिया का, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और वो तो है, इसमें तो कोई मतलब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल देश है, सबसे ताकतवर, उसके पास जिस तरह के विमान है, जिस तरह के बम है ही नहीं लोगों के पास। तो अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में वो अकेला पड़ गया है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो उसे सपोर्ट मिलता था पूरा, देखिए मेलोनी आकर के वहां नए इक्वेशंस खड़े करने के लिए गल्फ का दौरा कर रही है। मेलोनी जो सबसे खास मानी जाती थी ट्रंप की, बाकी मैक्रोन वगैरह छोड़, मतलब पहले तो थोड़ा मुझे लगते थे किस तरह के लीडर्स हैं जो ट्रंप के सामने मेज पर बैठे रहते हैं, ओ हाँ यस यस बोल रहे थे। यूक्रेन के समय का याद करिए, जब वॉशिंगटन बुलाए गए थे सब, किस तरह से हेडमास्टर की तरह ट्रंप इनको सबको बात कर रहा था। लेकिन इनमें से सब ने, जो भी वजहें रही हैं, या तो अमेरिका की जो स्थिति खराब होती है वो होती जा रही, वो वजह है, या जो भी वजह रही, उनमें इन सब ने अपना अलग रास्ता चुनने की कोशिश की है अमेरिका के साथ। और ये साफ साफ कहने की हिम्मत कर दी है कि अमेरिका थोड़ी तय करेगा कि हम क्या करें। ये पहली बार चीजें देखने में आ रही हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक सम्मानजनक रास्ता निकाल के इस क्राइसिस से निकल जाए। अब प्रॉब्लम उनकी ये है कि निकले कैसे। ईरान देखिए, आज ईरान ने बहुत अपने को डाइल्यूट किया है। पहले जो उसका स्टैंड हुआ करता था, आज मैं देख रहा था उनके उपराष्ट्रपति का बयान है और किसी का, अराक्ची का भी बयान है, जिसमें उन्होंने हरमुज पर पहले बात ही करने को तैयार नहीं थे कि साहब हरमुज तो हमारी सॉवरेनिटी में है ये। अब वो बात करने को तैयार है, और साथ लेकिन वो जो ये बात कहते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी। और ये बड़ी चीज है। इसकी गारंटी के पीछे समझिए क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है वहां पर, ये चीन और रशिया को इसमें शामिल करने का पूरा वो है। और जब तक चीन रशिया शामिल नहीं होंगे, कोई ये गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। गारंटी, अमेरिका गारंटी कौन देगा भाई? अमेरिका की गारंटी कौन देगा? पाकिस्तान देगा? अमेरिका की गारंटी इजिप्ट देगा, टर्की देगा? कौन देगा? अमेरिका की गारंटी वो देगा जो उसके बराबर या लगभग उसके सामने खड़े होने वाली ताकतें हैं, वही तो दे सकेंगे। तो ये कोशिश चल रही है, और मुझे लगता है कल शाम तक बहुत पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। ईरान बिल्कुल ईरान को क्या चाहिए? ईरान को ये चाहिए, इस समय दो तीन चीजें ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लगातार वो कह रहा है। पहली चीज ये है कि उस पर हमला नहीं होगा, इस बात की इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, क्योंकि वो पिछली बार धोखा खा चुका है 2 बार। तो हम ये पहली शर्त है। और इसके बाद अगर चीजें फिर वर्कआउट होगी, ये गारंटी अगर, और ये गारंटी बिना चाइना, देखिए जो चीजें आ रही हैं वो 5 सूत्री, आप याद करिए कि चाइना और पाकिस्तान ने एक 5 सूत्री फार्मूला भी बीजिंग से जारी करा था। वो फार्मूला है जिस पर ये 15 सूत्री और ये सब जो आ रहा है, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो 5 सूत्री फार्मूला है, वो देखने में लगता है कि अमेरिका का अपर हैंड रहेगा।
लेकिन आप उसके अंदर अगर बारीकी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा खेल पलट रहा है। वो खेल पलटने, अमेरिका को यही चाहिए कि एक ऑप्टिक्स इस तरह के क्रिएट हो कि भाई अमेरिका जीत गया, अमेरिका ने अपनी शर्तों पे सब किया है, ये चाहिए उसे, जिसमें न्यूक्लियर बड़ी चीज है। और न्यूक्लियर देखिए, ये कभी ईरान कभी इस बात पर अड़ा ही नहीं कि उसे एटम बम बनाना है, कभी नहीं अड़ा। वो तो ट्रंप ने सब चीजें मानने से मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कहानी तो ट्रंप ने की है। ईरान तो हमेशा अपने को बंधा मानता रहा और ये बात कहता रहा है कि हम एक सिविलाइजेशनल देश हैं, हम इस तरह की चीजों में नहीं, और इस्लाम के खिलाफ कहता रहा है। उनके जो पहले खमनेई साहब थे वो तो कहते थे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है एटम बम, इसलिए हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तो वो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। बड़ा इशू है हार्मुज, कि हार्मुज का मैनेजमेंट कैसे होगा। ओमान भी इसमें रोल प्ले कर रहा है, हार्मुज का मैनेजमेंट कैसे होगा और इनको ये सुरक्षा की गारंटी कि हमला नहीं करेंगे। और ये दो चीजें अगर हो गई तो आप देखिए इसके फर्क क्या पड़ेगा। इसका फर्क ये पड़ेगा, गल्फ नेशंस में जो सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका बैठा हुआ है, अपना डॉलर चलाता है, वो सिक्योरिटी जो है उसकी गड़बड़ा जाएगी और ये देश सिक्योरिटी के लिए कहीं और देखने लगेंगे। ईरान उस इलाके का एक बड़े पावर के तौर पे स्थापित हो जाएगा। पाकिस्तान साउथ एशिया का बड़ा पावर के तौर पे स्थापित हो जाएगा। ये बहुत सारे चेंजेस इस तरह के आने वाले हैं और इसके पाकिस्तान के चलते हमारे लिए बहुत चैलेंज है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.